बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कैसे तरक्की आएगी जब मिनी बजट पे मिनी बजट पेश किए जाएंगे, जब टैक्सेस की भरमार होगी। आज मिनी बजट पेश कर दिया गया 2023, जिसमें बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगाया गया है। इवन जो सुन्नत मोहम्मदिया है, अब शादी करने पर भी टैक्स है। जब आप शादी करेंगे, लोग बुलाएंगे, वलीमे की तकरीब करेंगे, तो उसमें भी आपसे शादी हाल का जो मालिक होगा, जो बैंक्वेट का ऑनर होगा, वो आपसे इजाफी टैक्स लेगा, क्योंकि उन पर भी हुकूमत ने टैक्स आयद कर दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि हमने सिर्फ अमीर तबके पर टैक्स लगाया है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो, सफरी सहूलत हो, हर जगह टैक्स ही टैक्स। तो जीएसटी में भी इजाफा कर दिया गया है। मैं सुनवाता हूं आपको। वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने आज मिनी बजट पेश किया। कौमी असेंबली ने इसको मंजूर भी कर दिया। आप सुने तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोजमर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाजुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा झैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है, वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो 20% ऑफ द एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, 20% ऑफ द एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा, और 50,000 विच एवर इज हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतईश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर भेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर 3, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में। और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फी किलोग्राम ही थी। कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, जीएसटी। आपने सुना कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने आज बजट पेश किया और बजट स्पीच में उन्होंने बताया कि किन किन चीजों पर टैक्स आयद किया गया है। हम हुकूमत से पूछ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और आप इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के। पूछ लेते हैं, मुस्तफा बलोच साहब ने ज्वाइन किया। बलोच साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी, कैसे हैं साजिद? मैं ठीक। मुस्तफा बलोच साहब, अब क्या बाकी रह गया? क्या कपड़े भी आवाम से उतरवा ले? आज आपने बजट स्पीच सुनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, कपड़े तो अल्लाह ना करे। हमारी जो कौम है बाशऊर गयूर कौम है और मेहनत कश कौम है। उन्होंने मेहनत की है इस मुल्क में। जितने मुश्किल हालात आए, इस कौम ने बखूबी बड़ी मेहनत से जुर्रत से इस मुश्किल हालात को फेस किया है। रियली अप्रिशिएट। और हुक्मरानों ने सिर्फ मजे उड़ाए हैं। हुक्मरान, जो हुकूमत आती है 36 मुशीर रखती है, फिर उनको प्रोटोकॉल, फिर उनको मराते, तो फिर हुक्मरान जो तबका है वो कब मेहनत कश बनेगा? मुस्तफा, मुझे मौका दीजिएगा जी। आज आपने शायद आपकी नजर से खबर गुजरी हो या ना गुजरी हो कि कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी सैलरी को लेने से इनकार कर दिया है और वो इस मुश्किल हालात में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो जो मुशीर, जो वजीर आपकी काबीना में हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो मराद दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मराद सरेंडर कर दिया है। क्योंकि इस मुश्किल हालात में हम जो एक जिम्मेदारी लेके इस हुकूमत में आए हैं, तो उसकी वजह सिर्फ अपनी साख को दाव पे लगा के अपनी सियासत को खत्म करना या आवाम की मुश्किलात में इजाफा करना नहीं था।
उसकी एक ही वजह थी कि अवाम को जिस दलदल में फंसा दिया गया था खान साहब की हुकूमत ने, उस दलदल से निकालना था। वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें जाहिर है कि आपको शॉर्ट टर्म मुश्किल। अच्छा मुस्तफा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक तुर्की में आफत है, अल्लाह पाक किसी मुल्क पर यह आफत ना लाए, एक पाकिस्तानी मिजाज ने वहां पे $30 मिलियन दिए। हुक्मरान, कभी आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना, किसी हुक्मरान ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कहा हो कि मैंने इतने अरब पाकिस्तान को मुश्किल हालात में दिए? देखें, तुर्की में जिन्होंने दिए हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त अपना वो पाकिस्तानी साहब हैं, वो पाकिस्तानी साहब आपकी हुकूमत और हमें क्यों नहीं दे रहे? क्या हम आफत से कम गुजर रहे हैं? सैलाब मुतासरीन आपने देखा, इतने सारे नुकसान हो गए इस मुल्क के, इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, भूख बदहाली हमारे पास है, तो क्या एतमाद नहीं है अब आवाम का और आम लोगों का कि वो आपको पैसे भी नहीं दे रहे? साजिद है कि मेरी बात सुने ना, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपने पिछले 4 साल में जो तबाही हुई, जो नाअहली की एक लंबी एक लिस्ट है मेरे पास, उसको अगर मैं बयान करने पर आ जाऊं तो आपका शो का टाइम भी शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद है, बहुत सारी ऐसी नाअहलियां, बहुत सारी ऐसी कोताहियां हुई हैं जिनकी कोई जवाब ही नहीं है, जिनका आपने खुद देखा कि जिस तरह एक इम्पोर्टेड हुकूमत से अब एक्सपोर्टेड हुकूमत के बयान पे आ गए, जिन्होंने पहले अमेरिका पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। मुस्तफा, अगर आप बुरा ना माने, मैं पहले तो जान की अमान पाऊं, आपने वजह कहा कि जो माजी की हुकूमत थी उन्होंने मलिया मेट कर दिया, चले आप ठीक करें, आपकी बात में तस्लीम कर लेता हूं, तो अभी सारी हाजियों की हुकूमत है ना, वो 1 साल से क्या उन्होंने कारनामा किया है आवाम के लिए? पहली बात तो साजिद 1 साल हुआ नहीं है, ठीक है, और जितना टाइम हुआ है उस कम मुद्दत में जो एक सियासी भौचाल खान साहब ने मचाया हुआ था वो आपके सामने है, बल्कि अभी भी वो कर रहे हैं मुसलसल। 2 सूबों में एक सिटिंग गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके एक अलग क्राइसिस पैदा कर दिया उन्होंने। कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया जो इस हुकूमत को स्टेबल रहने के लिए आप कहेंगे कोई ऐसा नेक काम किया हो, या कौम के लिए ऐसा कोई पॉजिटिव काम किया हो, या कहीं अपने आप को खामोशी में बैठ गए हो कि भाई ठीक है, एक हुकूमत अगर आ गई है, 1 साल के अंदर इलेक्शन हो जाने हैं, तो खामोशी से खान साहब बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या तरजीह दी? इंतशार इंतशार इंतशार, और उस इंतशार के चक्कर में ना कोई वफा की हुकूमत, जाहिर है एक गवर्नमेंट जो कि 6 महीने 7 महीने हुए आई है, उस गवर्नमेंट को अगर आप डिस्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ इसलिए कि वो आप चाहते हैं कि फौरन आप आ जाएं, तो आप अगर अपनी 2 सूबों की हुकूमत को डिसॉल्व कर दें, 7 सीटों में इलेक्शन होता है, तो खान साहब कहते हैं मैं अकेले ही लड़ूंगा। मुस्तफा, आप लोग कहते थे तारीख का स्टेबल पाकिस्तान खान साहब को हमने दिया, खान साहब ने इस पकड़ धकड़ और तमाम जो ऑपोजिशन के रहनुमा थे उनको जेलों में डाला और इस पे पूरी स्टेमिना लगा दी। आज वही आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो वो आपके बकौल के डूबा हुआ पाकिस्तान मिला, तो फिर आप लोग भी तो स्टेमिना वही लगा रहे हैं, शहबाज गिल, कभी शेख रशीद, तो कभी क्या, सब वही है। आम आदमी के लिए कौन सी कानून साजी आप लोग कर रहे हैं? बहुत फर्क है। अगर ऐसी बात होती तो इसको खान साहब खुद जेल के अंदर होते हैं, ऐसी बात होती तो खान साहब की अहलिया भी जेल के अंदर होती, ऐसी बात होती तो खान साहब के और भी ताने बाने बहुत सारी जमा पे मिलते हैं, तो खान साहब के दोस्त वगैरह वो भी जेल में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। खान साहब के दौर में कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी पार्टी का रहनुमा है जो जेल में नहीं था? इस वक्त अगर फवाद चौधरी के लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं, फवाद चौधरी के लिए दिन में 2 दफा अदालत खुल जाती है, तो ये भी चीज आप नोट करें। दूसरी बात, फवाद चौधरी और शहबाज गिल 2 शख्स को आप कंपेयर ना करें, जो एक समंदर था जो जेल में खान साहब ने कैद कर दिया था, और जो ज्यादतियां खान साहब ने अपने दौर में की, जिस तरह उन्होंने रात के 12 बजे एक खातून को चांद रात को उठा के जो है ना वो हॉस्पिटल से ले जाके नैब अदालत में, नैब जेल में जाके ले गई, तो क्या उस चीज को उसका कोई जवाब है? किसी खातून को अरेस्ट किया गया? किसी खातून के साथ यहाँ पे कोई सियासी रिवेंज लिया गया? नहीं लिया गया। खान साहब की दौर में तो एक टिपिकल एक फैशिज्म था, एक ज्यादतियां हो रही थी लोगों के साथ, लोगों के चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था। यहाँ पे तो खान साहब आपकी जो लाइन क्रॉस करेंगे, इलेक्शन कमीशन को धमकियां देंगे, तो जाहिर है इस सिस्टम हरकत में आएगा। अच्छा मुस्तफा, ये सिस्टम सिर्फ पीटीआई बराए पीटीआई तो नहीं है मुस्तफा, तो जाहिर है मुल्क है, एक स्टेट है, एक सिस्टम है, मुस्तफा जाहिर एक्शन लेगा। मुस्तफा बलोच साहब, बीइंग अ सीनियर आप पॉलिटिशियन है, आप पहले ऑर्डिनेंस ला रहे थे, सदर मुमलिकत ने कहा ऑर्डिनेंस ना लाएं, फिर आप इस बिल को पार्लियामेंट में ले आए, फिर मंजूर करके इंप्लीमेंट करवा दिया आप लोगों ने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में है नहीं, तो अब ये जो मौजूदा आपकी पार्लियामेंट है, क्या ये रबर स्टैम्प नहीं है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को पार्लियामेंट से हमने बाहर निकाला है, या वो खुद वॉकआउट करके बाहर गई? जब वो आ रहे थे तो आप लोगों ने मंजूर कर दिया, आपने कहा बाद आए, नहीं आने दे रहे आपको।
नहीं नहीं नहीं, देखें साजिद, ये आप जाती कर रहे हैं। खान साहब ने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से वो खुद पार्लियामेंट से वॉकआउट करके निकले हैं, और हत्ता कि हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप पार्लियामेंट को का कोरम पूरा रखें, आप रहें पार्लियामेंट में। लेकिन अगर एक इंसान खुद अपना दुश्मन हो और वो कौम का दुश्मन हो तो उसको क्या कर सकते हैं हम? खान के बाहर जाने के बाद ही क्राइसिस शुरू हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन के बाद जब उनको लगा कि हमें वापस आना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से केयरटेकर सेटअप पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अब वो कह रहे हैं हमारे इस्तीफा क्यों कबूल किया आपने? अच्छा, ये लास्ट से तो मुल्क के मामला नहीं चलेंगे। मुस्तफा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आज नूर आलम खान ने भी एक दबंग स्पीच की। अल्लाह पाक उनको खुश रखे कि उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को आईना दिखाया। उन्होंने आपको कहा कि आप टैक्स लगाएं, चले जी आप लगा रहे हैं। आपने कहा गरीब पे भी लगा रहे, लेकिन आप गरीब पे भी लगा रहे। उसको उस टैक्स की मद में आपने आज तक दिया क्या है? आज देखें, जो भी ऑपोजिशन होती है, चाहे वो छोटी ऑपोजिशन हो, बड़ी ऑपोजिशन हो, वो एक शैडो गवर्नमेंट होती है। उसका काम होता है क्रिटिसिज्म। नहीं, नूर आलम आपका एमएनए है सर। बिल्कुल, और सिटिंग एमएनए अगर एक गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी है और वो अपना उनके वोट से अगर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो कहने का मकसद है कि उनकी क्रिटिसिज्म को भी कुछ असलूबी से लेना चाहिए। और ना आपने देखा कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिस तरह पहले शहबाज गिल फौरन टपक पड़ते थे, फौरन उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती थी, फौरन जो है वो आपके जो अपना फवाद चौधरी साहब आ जाते थे। तो ये सारी चीजें ये मिनी बजट आप लोग फेब में लाए हैं, फिर जून में फिर एक बजट आएगा। देखिए, जून में तो ऑब्वियसली ये तो आप साजिद, यू कैन अंडरस्टैंड, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। आपको आईएमएफ की जो अग्रीमेंट थी, हम तो नहीं करके गए थे ना, तो खान साहब की हुकूमत में हुई थी। उस अग्रीमेंट को अगर किसी तरीके से हमें आगे कंप्लीट करके एक नेक्स्ट फेज में हमें जाना है, तो हमें इस अग्रीमेंट के लिए $1.1 बिलियन की जो हमें ट्रांजेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें थी जो उनकी शराइत माननी थी। उन शराइत को मानने के लिए आपको एक मिनी बजट देना था। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल रात 32 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाने जा रहे हैं, फिर पेट्रोल 280 तक को छुएगा। जी देखें साजिद, बिल्कुल ये एक मुश्किल मरहला है, और मैं यकीन माने कि हम मुझे एक बात बताएं, मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। कल जनरल इलेक्शंस होते हैं, मैंने इलेक्शन लड़ना है प्रोविंशियल असेंबली के हवाले से, तो मैं क्या खुश हूंगा कि महंगाई हो रही है और मैं पब्लिक को, हम वो लोग हैं जो पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं। पीटीआई की तरह पैराशूटर्स नहीं है, हमारे ग्रास रूट तक लोगों से कनेक्शन है। तो अब आपको आवाम ये नहीं कह रही कि आप लोगों के तिलों में भी तेल नहीं, बस अब छोड़ दे, इलेक्शन करवाएं। आप अनसर्टिनिटी को खत्म करें ना मुस्तफा। देखिए, अनसर्टिनिटी अगर इस वक्त आप इलेक्शन कराएंगे, तो आप आईएमएफ के साथ केयरटेकर गवर्नमेंट डील करेगी, कौन डील करेगा उनके साथ? तो डील तो आपकी हतमी मरहल में है ना सर। आप लोग तो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आईएमएफ की तमाम शराइत पर। हम तो क्योंकि और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है नेचुरली। तो क्या अब आईएमएफ के दबाव की वजह से ये समझ ले पाकिस्तान की कौम के सिटिंग गवर्नमेंट आईने पाकिस्तान भी तोड़ेगी, इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाएगी? नहीं, देखिए, आईने पाकिस्तान बिल्कुल भी, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खान साहब की तरह अपनी जात को आइन से, कानून से ऊपर नहीं रखते। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आइन है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान के आइन के हिसाब से ही चीजें होंगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, जो भी आपके जो कोर्ट्स इंटरप्रेट करेंगे, जो आपके कानूनी माहिरीन इंटरप्रेट करेंगे, उसी हवाले से होगा। और बिल्कुल भी ऐसी कोई हमें कोई ना कोई लालच है, ना हमें कोई दोनों सूबों में हुकूमत लेने की कोई हमें कोई जुस्तजू है। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि एक इंतशार ना हो। खान साहब को क्या गारंटी है कि दोनों सूबों में दोबारा खान साहब की हुकूमत आएगी? मैं आपको लिख के दे दूं, अगर ये दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और खान साहब हार जाते हैं, फिर वो सड़कों पर निकल के इंतजार करेंगे, तो क्या पाकिस्तान इस चीज का मुतम्मिल है या नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है। बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप देखें ना, खान साहब का प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि मैं मकबूल तरीन लीडर हूं, मैं ही जीतूंगा हर इलेक्शन। तो इसका नतीजा शायद उनको कराची में मिल गया, पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका गिर चुका है, कराची में वो तीसरे नंबर पे आए हैं। तो कहने का मकसद है कि खान साहब को शायद अभी तक उसी जोन में वो है, वो 92 के जोन में है। वो दौर गया, वो वक्त गया, वो हालात गए, लोगों ने उनकी हुकूमत देख ली, उनकी नाइली देख ली, अब लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे। तो फिर लास्ट में
मुस्तफा, अभी आप लोगों ने भी चंद माह बाद मुमकिन है या 6 माह बाद आपने भी जिस तरह खुद भी कहा कि आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और तमाम ये लोग जो आज अवाम में बैठे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, जो मिनी बजट ला रहे हैं, ये अवाम के पास भी जाएंगे, तो फिर आप लोगों का अवाम गिरफ्तार नहीं पकड़ेगी कि आप लोग तो आफत से निकालने के लिए आए थे, आपने तो 150 का पेट्रोल 300 पे पहुंचा दिया। देखें, अवाम ने अपना रिस्पॉन्स हमें बाई इलेक्शंस पे दे दिया, अवाम ने अपना रिस्पॉन्स हमें कराची के बलदियाती इलेक्शन पे दे दिया, अवाम ने अपना रिस्पॉन्स सिंध के बलदियाती इलेक्शन में जो पूरे सिंध में हुआ था कराची समेत उसमें हमें दे दिया। तो अवाम हमारे साथ है, चाहे मुश्किल हालात हो। लोगों को पता है कि ये पार्टी, पीपल्स पार्टी, वो पार्टी है जो पब्लिक में रहने वाली पार्टी है। हमारे लीडरशिप की क्वालिटी आप ये देखें कि जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं, जिस इंटरनेशनली हमें आइसोलेट कर दिया था खान साहब ने, हम किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ चुके थे खान साहब। अफगानिस्तान के अंदर जो एक इशू था उसके बाद अमेरिका से हम बहुत दूर हो चुके थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम बहुत दूर हो चुके थे, सीपैक बंद हो चुका था। इन सारी चीजों को जो बिलावल साहब ने जिस तरह पॉजिटिवली लिया है और जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो राब्ते बहाल किए हैं, और आपने देखा जिस तरह जिनीवा में $10 बिलियन का एक प्लेज हुआ है पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के हवाले से, तो कहने का मकसद ये पॉजिटिव अचीवमेंट है साजिद, इन पे भी आपको एक शो करना चाहिए। ठीक है, जरूर करेंगे। आपने एडवाइस किया और आपने टाइम भी दिया मुस्तफा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हुकूमती मौकिफ दिया। पीटीआई से भी हम मौकिफ जानेंगे। इस वक्त जेल भरो तहरीक उरूज पर है, हलफ लिए जा रहे हैं, इवन जो खवातीन कारकुनान है, रहनुमा है, उनसे भी हलफ बर्तारियों का सिलसिला जारी है कि जेल भरेंगे पीटीआई के रहनुमा अगर और उनकी कारकुनान, उनकी पूरी पार्टी अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते। पीटीआई का भी हम मौकिफ लेंगे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वक्त हमारे हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब इसरार अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। अब्बास साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साहिब भाई। आपसे पहले हमने हुकूमत से भी पूछा कि अब आप जो खान साहब पर इल्जाम लगाते थे, आज आप क्या कर रहे हैं? आज अवाम में आप भी जाएंगे, फिर अवाम आपका भी गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार होगी। आप जितना कचरा खान साहब पर उछालते थे उससे ज्यादा आप पाकिस्तान को डुबा चुके हैं। लेकिन इस तमाम इसमें में आज मिनी बजट पेश किया गया और जिसमें भरमार है टैक्सों की। पेट्रोल 300 तक को जाएगा, 280 तक जाएगा, 32 रुपए फिर बढ़े जा रहे हैं। इसरार अब्बासी साहब, ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है। आज आप पार्लियामेंट से बाहर हैं, जेल भरने जा रहे हैं, हलफ ले रहे हैं आप लोग जेल भरने के, तो फिर कब जा रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपके प्रोग्रामों में बाहा इस चीज को मैं उजागर कर चुका हूं कि ये वो पार्टीज हैं, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो ये सारी पीडीएम की जमातें जो है महंगाई के खिलाफ इन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी किए और बड़ी जो है अवाम का दर्द उन्हें उठ रहा था। लेकिन गुज़िश्ता 10 माह से जो इन्होंने अवाम का हाल किया है और आज ये अवाम से छुप फिर रहे हैं और अवाम को फेस करने के लिए किसी इलेक्शन में जाने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, मसला सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इनसे एक चीज मैनेज नहीं हो पा रही, ये संभाल नहीं पा रहे। ये वो लोग थे जो हमें कहते थे कि हम ना तजर्बेकार है और ये बड़े एक्सपर्ट है, इन्होंने 2-2, 3-3 दफा मुल्क में गवर्नमेंट की हुई है, इनको सारी चीजों का पता है। इमरान खान और उसकी टीम को कुछ पता नहीं था। तो जो कुछ हमने थोड़ा बहुत स्टेबल किया था मुल्क को, आज आप देखें, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो रिवाइव हुई थी पीटीआई के दौर में वो बंद हो चुकी है। जो कारों की सनत ने जिसने रिकॉर्ड यूनिट्स की फरोख की थी वो तकरीबन तमाम जो है कारखाने बंद होने जा रहे हैं। इसी तरह जो बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, वो इस हद तक मुतासर हो गई कि सीमेंट और सरिये के रेट वहां पहुंच गए कि जो अब उस इंडस्ट्री को भी चेयरमैन आबाद ने यहां तक ऐलान कर दिया कि जितनी भी तामीरात हो रही हैं वो रोक दी जाए, सरिया हमारी पहुंच से दूर है, हमने काम करना बंद कर दिया है। ये मेरी इल्म में है। इसरार अब्बासी साहब, मेरा सवाल यह है कि आप लोग जेल कब भरेंगे और आपके जेल भरने से इस मुल्क को क्या फायदा होगा, हुकूमत को क्या फायदा होगा? हुकूमत बोलेगी भर ले जेल, लेकिन हुकूमत को अभी तक कह रही है कि मुल्क इस कंडीशन में नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। तो क्या आईनी अमेंडमेंट होगी? बींगा मरकजी रहनुमा, क्या आपको क्या लग रहा है, हुकूमत की नीयत क्या है? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं आपके प्रोग्राम में, अपने पिछले मेरे क्लिप्स निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो भी तरीका इख्तियार ये करेंगे इलेक्शन से भागने का, उससे पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा। आप देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ पूरी दुनिया में कोई बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ये पता है कि अनसर्टेनिटी है, ये
सुबह गवर्नमेंट होगी, रात को नहीं होगी, रात को होगी, सुबह नहीं होगी। तो जिस भी गवर्नमेंट के पास एक फ्रेश मैंडेट हो 5 साल का, उससे दुनिया बात करेगी, उससे आलमी मालियाती इदारे बात करेंगे। उनको ये पता होगा ये कम से कम अगले टेन्योर तक तो है। इनका तो ये नहीं पता होता कि इनको खुद भी नहीं पता कि रात को सोएंगे, सुबह की गवर्नमेंट बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर जो भी इकदाम आप करेंगे, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे, उससे मजीद आप तबाही की तरफ जाएंगे, नुकसानात की तरफ जाएंगे। इस मुल्क को इस दलदल से, इस क्राइसिस से निकालने का वाहिद एक ही हल है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसको जो है मैंडेट देते हैं, और फिर लोगों को पता चलेगा कि भाई अगर हमने इनको मैंडेट दिया तो ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त तो ये जो हाल इन्होंने किया इकोनॉमी का, ये मेरे ख्याल में किसी के लिए भी अनगवर्नेबल हो जाएगा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे। क्योंकि इनको ये पता है कि इन्होंने आइंदा आने वाले इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत में नहीं आना। तो ये हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान को उस दलदल में धकेल रहे हैं जिससे निकालने के लिए शायद इमरान खान को भी बहुत मेहनत करनी पड़े। अच्छा, ये भी बताइएगा, आप लोग हलफ भी ले रहे हैं, चाहे आपकी खवातीन रहनुमा है या आपके जो मेल रहनुमा है, कि आप हलफ बर्दारी कर रहे हैं, और चौधरी इजाज उसकी फोकल पर्सन है, आपके सदर है पंजाब के। तो ये सिलसिला जो जेल भरों का है, मेरे ख्याल में आपने तो अल्टीमेट दिया, 1 माह बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। तो जो आपके घर के अफराद हैं, लेट सपोज वो कॉमन मैन है, वो भी जाएंगे इस जेल भरो तहरीक में? देखिए जेल भरो तहरीक आप उसको थोड़ा सा पोर्ट्रे करें कि ये पोर्ट्रे है क्या। ये एक पुरान तहरीक है। देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। हम बैसित तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर की हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल पैदा कर दें, पूरे मुल्क को जाम कर दें, और जो गरीब आदमी जो उसको शायद 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी पे आ गया, उसको भी वो कर दें। और दूसरा हल ये है कि हम पुरान तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अपनी गिरफ्तारियां दे। देखिए हम में से कोई क्रिमिनल लोग तो है नहीं है। अब इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने, आप ये देखिए कि हमारे जितने भी रहनुमाओं पर मुकदमात कायम किए हैं वो सिर्फ बयानात के ऊपर किए हैं। हमारी 3.5-4 साल की गवर्नमेंट के अंदर किसी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। जितने भी लीडर्स हमारे गिरफ्तार किए उनको सिर्फ किसी न किसी बयान पे, किसी न किसी ट्वीट पे, किसी न किसी तकरीर के ऊपर उठा के बंद कर दिया गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप एक जमहूरी पार्टी हैं, आप मुल्क में अफरा तफरी नहीं करना चाहते, आप एक तुरंत मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो गिरफ्तारियां दें, ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी है इस मुल्क के ऊपर जिसको एक नाजायज तरीके से इख्तिदार दिया गया, और इख्तिदार के नतीजे में उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और उस बेड़ा गर्क के साथ साथ जमहूरी कदरों को, देखिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है वो पूरी दुनिया की लिए होती हैं, और आज पाकिस्तान आलमी सतह पर इस वजह से मरकज़ निगाह है कि लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉपुलर लीडर जो चाहे तो एक कॉल दे दे और श्रीलंका वाली सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाए। लेकिन बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी इसरार अब्बासी साहब। ये जो आप कह रहे हैं कि अगर खान साहब एक कॉल दे दे तो पाकिस्तान में श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, लाइक सिविल वॉर। तो मैं कंप्लीट कर लूं तो आपको याद होगा आपने ये पहले कॉल्स दिए हैं, लेकिन आपकी आवाम नहीं निकली, हुकूमत का कहना है। नहीं, हुकूमत को कहने को छोड़ दीजिए ना। अगर आप 25 मई को देख लें और जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतने हजार एक्सपायर्ड शेल्स मारे गए आम आवाम के ऊपर, मेहनती आवाम के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चे के ऊपर, अगर आवाम नहीं निकली तो वो हजारों शेल्स किसके ऊपर मारे गए थे। ये तो एक ऐसी, देखिए मीडिया रिपोर्ट करता है ना कि मीडिया को तो, और 25 मई के सुबह को अगर खान साहब उस धरने को कॉल अप ना करते तो कई जो हुकूमत की प्लानिंग थी लाशें गिराने की। देखिए इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो लाशों के ऊपर सियासत नहीं करता। वो चाहता है कि इस मुल्क में सॉफ्ट इनकलाब आए, खूनी इनकलाब ना आए। हालांकि दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि खूनी इनकलाब के बगैर कभी भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इमरान खान वो लीडर है जो मुसलसल पिछले 10 माह से अपनी आवाम को, मैं आपको बताऊं जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशन होती है
आम जो आवाम होती है उनका मुतालबा ये होता है कि खान साहब एक फाइनल कॉल दे दे और इनका हम ठीक है, ठीक है। इसरार भाई साहब, लास्ट में चूंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑडियो, फिर मुबैना इल्जामात, फिर घर की खवातीन, बहुत कुछ हो रहा है आज की पॉलिटिक्स में जो कि कंडेमेबल है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की सियासत की जाए और कोई भी ज़ीशऊर पाकिस्तानी भी नहीं चाहेगा। अदलिया की तलवार लटक रही है खान साहब पर, कई मुकदमात में उनको बुलाया जा रहा है, फिर हुकूम, आपका ये कहना है कि खान साहब को कहीं नायल तो नहीं कर दिया जाएगा। तो फिर मुझे ये बताइएगा, उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने कोई, उनकी साहबजादी है टैरियन, उनको भी उन्होंने शो नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे, आप मरकजी रहनुमा हैं? देखिए, जहां तक टैरियन वाला केस है, ये केस सन 1996 से लेके आज तक 23 दफा अदालतों के सामने आया, 23 दफा, और 23 दफा ये केस डिस्पोज ऑफ हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ सन 2097 के इलेक्शन, 2002 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन में जब भी इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उनके खिलाफ ये केस उठा, लेकिन उस केस की कोई वर्थ नहीं है। देखिए, आप पाकिस्तान की सियासत को देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में जो जातियात के ऊपर हमला करने की सियासत थी वो किस जमात की थी? वो मुस्लिम लीग नून की थी। उन्होंने बेनजीर भुट्टो शेख के साथ क्या किया, इमरान खान साहब के खिलाफ 97 की कैंपेन आप उठा के देख लीजिए। जो भी देखिए, मार्गरेट थैचर के एक बड़ा जबरदस्त सेइंग थी कि जब इन लोग, किसी के पास आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई चीज नहीं होगी ना तो आपकी जात के ऊपर हमला करेंगे। अगर जातियात के ऊपर इस मुल्क में सियासत चली गई ना साजिद भाई, ये मेरा रिकॉर्डेड क्लिप रख लीजिएगा, ठीक है, तो इस मुल्क में कोई भी हाजी नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिएगा, कोई भी हाजी नमाजी नहीं है। तो जातियात की सियासत के बजाय इस वक्त हमने मुल्क लूटने वालों और मुल्क बचाने वालों की सियासत के दरमियान फर्क महसूस करना है कि उन लोगों ने जिन्होंने गुज़िश्ता 3 से 4 दहाइयों में मुल्क की वो हालत कर दी कि उनके अपने इदारे, अगर उनकी अपनी स्ट्रांगली एग्रीड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसरार भाई साहब। तो फिर खान साहब या आपने भी नहीं कहा कि वो उनकी साहबजादी हैं, तो वो बोल दे भाई हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये इशू ही नहीं है पाकिस्तान का। अगर उनकी नहीं, पाकिस्तान का इशू नहीं है, उनसे एक सवाल कर रहे हैं साजिद भाई, मैं यही कह रहा हूं ना। मैं आपसे मैं तो फिर आपकी जो दावेदार है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, तो उनकी जात के ऊपर क्या कुछ है, ये चीजें नहीं है इशू। पाकिस्तान का इशू इस वक्त ये है कि आप पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकालेंगे, आप दुनिया के सामने कैसे खड़े होकर बात करेंगे, आप यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से कैसे अमल दरामद करेंगे। आप पर अगर लेट सपोज आप पर इसरार भाई साहब को इल्जाम लगता है कि ये ही समवन, ये आपके अपने हैं, भाई हैं, कजन हैं, आपके बेटे, तो आप बता देंगे भाई हैं या नहीं? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि ये केस 23 दफा अदालतों ने डिस्पोज ऑफ किया, ये पाकिस्तान की अदालतों ने डिस्पोज ऑफ किया ना, तो जाके पूछिए उनसे उन्होंने क्यों डिस्पोज ऑफ किया। और हर इलेक्शन में 2018 तो कभी करीब गुजरा है ना, बाकी शायद आपको 13 का और 2002 का रिकॉर्ड निकालने में मुश्किल होगा। 18 के इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी ने हर हल्के के ऊपर खान साहब के ऊपर यही दरखास्त जमा कराई थी, ठीक है, डिस्पोज ऑफ हुई थी। तो देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है कि आज इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद करने का बुनियादी मकसद ये था कि जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस आप नए अवाम पर लगा रहे हैं, तो उससे अवाम की तवज्जो हटाई जाए। बहुत खूबसूरत बात आप बहुत खूबसूरत बात। आप मेरा शो स्टार्टिंग से देखिएगा, हमने हुकूमत को भी आईना दिखाया है और बड़ा भरपूर दिखाया है, लेकिन वजह फरमाया आपने, इस वक्त ये जातियात और ये पर्सनल क्वेश्चंस का ना प्लेटफॉर्म है और ना ही ये सिचुएशन है सब मुल्क की। लेकिन जब आप लोग बात को गोल कर जाते हैं तो कौन भी पूछती है कि जब इमरान खान कहता था कि वो बाहर जुनैद सफदर क्या कर रहा है, बाहर हसन हुसैन क्या कर रहे हैं, तो जब आज खान साहब से भी ये कौम पूछ रही है तो खान साहब और आप लोग बता ही नहीं रहे। नहीं, हम तो देखिए बात कर, आप कंपेयर नहीं कर रहे ना, कंपैरिजन ये नहीं है। जुनैद सफदर या दूसरे जो थे उन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर गए ना। आगे खान साहब के दोनों बच्चे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में कभी कोई नहीं वो टेरियन की बात हो रही है कि वो उनकी बेटी है नहीं है। बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात को इसीलिए बढ़ा रहा हूं कि वो कभी भी ना पाकिस्तान के किसी इदारे से वाबस्ता रही ना कुछ रही, और वो पाकिस्तानी कभी जिंदगी में पाकिस्तान आई भी नहीं। तो वो इशू पाकिस्तान का नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर असल इशू से हटाया जा रहा है।
ठीक है। इशू सब आम आवाम की महंगाई है। आज आपको पता है कि इमरान खान साहब की अब जमानत किस केस में मुस्तरद हुई है? आपको इल्म है ना तजुर्बे किस केस में हुई है? दो आज केसेस पे उनको बुलाया गया। नहीं, एक केस में उनकी जमानत मुस्तरद की गई है और वो केस ये था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया था। उस केस में उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया। एक ऐसा शख्स जो इंटरनेशनली ट्रेंड है उसको एक पुरम डेमोन्स्ट्रेशन करने के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया और आज उस मुकदमे में हाजिर ना होने पर जो इस्तिस्ना की दरखास्त थी वो देने के बावजूद भी उसकी जमानत मुस्तरद की गई और उसके मुकाबले में मफरूर मुल्जिमान को बाहर से ला के हिफाजती जमानत देके और जो है बेल आउट कराया गया। तो ये पाकिस्तानी अवाम सारा कुछ देख रहे हैं। ये इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज जो टैक्सेस या जो अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया गया है उसके तवज्जो हटा के आज के टॉक शो जो है इमरान खान की जमानत मंसूखी, उनकी गिरफ्तारी के ऐलान और इस तरह के पीछे पहले आपको तकरीबन 1.5 साल तक तोशाखाने के ऊपर लगाया गया। जब तोशाखाना का रिकॉर्ड सारे हुक्मरानों का मांगा गया तो वो इशू खत्म हो गया। तो भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ ठीक है, इशू ये है कि पाकिस्तानी अवाम का मसला है कि उनको आपने इस मुल्क में उनकी जिंदगी आसान करनी है या उनकी जिंदगी ठीक है, मुश्किल। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ दिया। और प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइएगा, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और मेंबर नेशनल असेंबली नूर आलम खान भी बहुत असेंबली में गरजे बरसे और उन्होंने अपनी ही हुकूमत को आईना दिखाया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। तो वो उस पे 20% हम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सर आप देखिएगा, आप सब टैक्सेस आपके सबसे ज्यादा हैं हर चीज में। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना। यहां पे हम खाली, हमें आवाम उस वक्त याद आती है जब आप वोट लेने जाते हो, तो उस वक्त जिस वक्त आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उस वक्त आपको सर याद नहीं आती। मेरी अर्ज यह है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। आप लगाएं क्या इंडस्ट्रीज पे ज्यादा लगाएं ना सर, इंडस्ट्रीज वाले हैं पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन अगर एक जिसका कच्चा घर है, जिसके घर में 2 पंखे हैं सर, जो कि 15,000 रुपए सैलरी लेता है, या यहां पे ये जो पीएन खड़े हैं, इन गरीबों का क्या गुनाह है कि आप इस पे भी वो टैक्स लगाएंगे। अब और यहां पे ये शादी हॉल सर, मतलब एक मुसलमान का और कोई वो तो नहीं है, ये शादी करके और इसमें इकट्ठे कोई पार्टी वाटी वाले नहीं, पार्टी वालों पे लगाएं। लेकिन मुझे बताएं सर कि शादी या उसमें भी आप जो सुन्नत रसूल का वो है, अगर लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें हमारा एक शरई वो है, लोग अगर आते हैं और उसमें सब इकट्ठे होकर उसको खाना खिलाएंगे और उस पर आप टैक्स लगाएंगे, उस वो मार्की वाला, वो होटल वाला, वो दुकानदार, खुदा की कसम सर हम लोगों से टैक्स लेता है। टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। आपकी इदारे, आप जरा एफबीआर को जरा पहले लगाम डालें ना सर। ग्रीन चैनल्स पे आपके वो स्मगलिंग होती है आपके यहां पे। आप ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं जी, आपने सुना कि नूर आलम खान ने आम आदमी के लिए कहा कि आप आम आदमी को क्या दे रहे हैं। आप आम आदमी पे टैक्स तो लगाते हैं, साल में 2-3 बार बजट आ जाता है, साल में 2-3 बार आप लोग टैक्स लगाते हैं, महंगाई का एक तूफान है इस मुल्क में, लेकिन इस तमाम टैक्सेस लगाने के बाद आप आम आदमी को बेनिफिट क्या देते हैं। आम आदमी को आप लोग सहूलतें कितनी देते हैं। कभी इस पे भी बात की जाए, इस पे भी गौर व फिक्र किया जाए कि आम आदमी जो 15 से 20 हज़ार रुपए तनख्वाह पर काम करता है वो कैसे बिजली के बिल अदा करे। जिसके घर में 2 पंखे या 2 लाइटें हैं और एक टेलीविजन है, उसका बिल जब 8 से 10 हज़ार आएगा तो वो कैसे बिल अदा करेगा। उसकी तो तनख्वाह ही 20 हज़ार है, वो कैसे अपने घर का बजट बनाएगा, वो कैसे अपने किचन का बजट बनाएगा। इस पर भी कभी बिल ले आए। आम आदमी की परचेस पावर कितनी है, इस पर भी बात की जाए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।